हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं, पॉलिटी में अभी हम हमारे मूल अधिकारों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी ये 33वीं क्लास है। ठीक है, तो अब तक की जो क्लासेस हैं, जिन बच्चों ने नहीं ली हैं या फिर जो पहली बार चैनल पर आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार जो पहली क्लासेस हैं उनको कीजिएगा। देन आपको जो आज की ये क्लास है ये करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी जो हमारी आज की क्लास है उस पर आते हैं, वो पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, लास्ट क्लास में हमने हमारा जो चौथा फंडामेंटल राइट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम हमारा जो पांचवा फंडामेंटल राइट है, पांचवा जो मूल अधिकार है, जिसको हम क्या बोलते हैं या किस नाम से जानते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आज हम इस क्लास को करने वाले हैं, या फिर इस जो हमारा ये मूल अधिकार है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो भी अधिकार है, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है इसके बारे में? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में इसके बारे में बताया गया है। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल 29 को पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में हम आर्टिकल 30 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो आर्टिकल 29 है उसको किस नाम से जानते हैं? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मतलब जो माइनॉरिटी में आते हैं, जो भी लोग जो माइनॉर्स होते हैं, तो उनके जो हितों का संरक्षण है, किस प्रकार से उनको अपने हितों को जो संरक्षण करने का अधिकार है, तो वो हमको आर्टिकल 29 बताता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 29 कहता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रहने का अधिकार है। मतलब आर्टिकल 29 यह उपबंध कराता है या यह बताता है कि भारत के किसी भी भाग में, मतलब जो हमारा भारत देश है उसके किसी भी भाग में, चाहे किसी भी स्टेट में रहने वाले नागरिकों के, जो भारत देश के किसी भी भाग में जो भारत देश की सीमा के अंतर्गत आता है, तो जो नागरिक उसमें रहते हैं, तो रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, मतलब चाहे मतलब उनके किसी भी अनुभाग को, जैसे कि जिसकी अपनी बोली होती है, भाषा होती है, खुद की लिपि होती है, संस्कृति को सुरक्षित रहने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे आर्टिकल 29 क्या बताता है? इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही जो आर्टिकल 29 है वो क्या कहता है कि किसी भी नागरिक को, जो भारतीय नागरिक है, राज्य के अंतर्गत, मतलब राज्य से मतलब है कि जो स्टेट है या फिर जो राज्य सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे आने वाली संस्था, मतलब जो भी संस्था है, जो आने वाली जो राज्य सरकार जो संस्था है, या फिर उससे सहायता प्राप्त, या फिर उससे जो सहायता प्राप्त संस्था है, उसमें क्या है, धर्म या फिर जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। जैसे ऐसे ऐसे समझिए आपके कोई केरला स्टेट में रहने वाला व्यक्ति है, अगर वो दिल्ली आके रहना चाहे, तो उसको उसकी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर उसको दिल्ली, जो हमारी जो हमारी इंडिया कंट्री की जो कैपिटल है, उसमें प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। तो ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 29 हमको ये बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है। जो पहली व्यवस्था है वो क्या करती है? जो समूह है उसके अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि जो दूसरी व्यवस्था है नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है। और जो दूसरी व्यवस्था है वो क्या करती है? नागरिकों का जो संरक्षण है, मतलब नागरिकों
उसका जो व्यक्तिगत सम्मान है, पर्सनल जो सम्मान है, पर उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। फिर चाहे किसी भी समुदाय से संबंध हो, फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी समुदाय का हो, ठीक है, किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी समुदाय का हो। आगे आर्टिकल 29 क्या बताता है? अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब साथ ही साथ जो आर्टिकल 29 है वो जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब जो धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, तो उनको क्या है, वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। तो धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए या फिर भाषाई अल्पसंख्यक, जो मतलब कम भाषा बोलने वाले लोग हैं उस तरीके से, तो उनको क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 29, ठीक है। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसे कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। हालांकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, उसने क्या व्यवस्था दी है? उसने ये व्यवस्था दी है कि ये जो आर्टिकल 29 है केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, सामान्यतः माने जाते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, नागरिकों के अनुभाग और शब्द अभिप्राय मतलब बहुसंख्यकों दोनों से ही है। ये नहीं है कि ये आर्टिकल 29 केवल अल्पसंख्यकों की ही रक्षा करता है, नहीं, जो बहुसंख्यक है उनके लिए भी है। अगर उनके साथ भी कोई भेदभाव किया जाता है तो उसके लिए भी आर्टिकल 29 उसकी रक्षा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे इसमें कहा गया है, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। साथ ही साथ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है, वो क्या व्यवस्था देता है? वो ये बोलता है कि भाषा की रक्षा में, यदि भाषा की रक्षा करनी है किसी भी भाषा की, और जो भाषा है उसके संरक्षण में जो आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। मतलब कि उसको आंदोलन भी हम कर सकते हैं, यदि जो हमारी भाषा है उसके संरक्षण की बात आती है, तो भी क्या कर सकते हैं, ये वाला आर्टिकल 29 आंदोलन करने का भी अधिकार देता है। अतः नागरिकों के एक अनुभाग के भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषा या वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करता है। अतः क्या कहा गया है, जो नागरिक हैं, नागरिकों के एक अनुभाग के, मतलब जो भी भारतीय नागरिक हैं उनके एक अनुभाग के जो भाषा से रिलेटेड है, जो भाषा से संरक्षण है, भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषा, ठीक है, यदि कोई राजनीतिक भाषा है या फिर वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है इसका उल्लंघन नहीं करते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था भी देता है। तो ये क्या था? ये था हमारा आर्टिकल 29, ठीक है। तो आई होप आर्टिकल 29 के बारे में आपको अच्छी तरीके से सारी बात समझ आ गई होंगी। ये पता चल गया होगा कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों को किस प्रकार से आर्टिकल 29 संरक्षित करता है, ठीक है। फिर अब हमारा नेक्स्ट आता है आर्टिकल 30, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये क्या है? आर्टिकल 30 किन बातों के बारे में बताता है, ये हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। तो मैं होप करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी और समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जो क्लास का लिंक है उसको, और साथ ही साथ जो चैनल का लिंक है उसको। जो भी बच्चे डिटेल में किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आपका जो भी फेसबुक अकाउंट हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, जो भी आप चलाते हो, जो भी यूज़ करते हो, तो उस पर लिंक शेयर कीजिएगा, ठीक है गाइज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो ये क्लास आज की इतनी ही थी। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।